अवॉइड नेगेटिव मार्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट। कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, हर एक एमसीक्यू के पीछे जो भी टॉपिक है उसको रेट्रोग्रेडली रिवाइज करना है। दो ऑप्शन के बीच में एलिमिनेशन कैसे लगाना है, 50-50 को कैसे चूज करना है। मतलब एक सेट स्कोर आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहे ज्यादा अटेम्प्ट करो या अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो, वो आपके ऊपर है। वो आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को टाइम देना है, हर एक टॉपिक को टाइम देना है। 20 डेज बचे हैं बच्चे के पास, तो सबसे ज्यादा उसको फोकस करना चाहिए अपने रिवीजन पे। राइट। So hi guys, Ram ji, welcome to the another insightful episode of NNL Charcha. So myself Sachin Goswami, Mastermind Faculty, Anatomy and Physiology at NNL Academy. So guys, आज का टॉपिक है Avoid Negative Marking and Time Management. Just because मतलब like नॉर्सेट एग्जाम के अंदर हमारे पास मैथ्स 20 दिन बचे हैं, तो हमारे दिमाग में like पता है कि नॉर्सेट का एग्जाम जो है वो सिर्फ एक एग्जाम या नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में चल रहे होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, दो ऑप्शन के बीच में एलिमिनेशन कैसे लगाना है, 50-50 को कैसे चूज करना है। तो गाइज आज हम सब लोग उस पर मतलब लाइक उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पर हमारे साथ आज डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं। सो मिस वर्षा, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है, नॉर्सेट 9 रैंक होल्डर है, जिनकी रैंक 676 है। और साथ ही में है मिस उजाला, जो कि नॉर्सेट 9 रैंक होल्डर हैं, जिनकी रैंक 1186 है, जो कि अभी एम्स दिल्ली के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है। सो गाइज, वेलकम टू द एनएनएल चर्चा। आप सब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you Thank you, for sir. having us. We are glad to be here at NNL Charcha podcast, and we hope that our conversation will be useful for the upcoming NORCET 11 exam. और 20 दिन में ये जो हमारी कन्वर्सेशन होगी ये आपको अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करने को मिलेगी। राइट। तो गाइज आज हम लोग लाइक बहुत क्रिस्प और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और आई जस्ट वांट कि आप अपना बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट लाइक ओपिनियन देंगे, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपने उस जर्नी को जिया है, आप उस फेज से निकले हैं और जस्ट रिसेंटली आप लोग एक बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छे डिसेंट पोजीशन के साथ सेलेक्ट हुए हैं, राइट। सो गाइस, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम लाइक 20 दिन बचे हैं, तो इस दौरान पे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि सर लाइक मुझे थ्योरी पढ़नी चाहिए, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे जीटी लगाना चाहिए। और ना मैं जब क्वेश्चन पेपर करता हूँ तो मेरे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नेगेटिव चले जाते। तो मुझे क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए क्या, या फिर मुझे उस क्वेश्चंस को मतलब उस नेगेटिव मार्किंग से कुछ सीखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? आई जस्ट वांट योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दिस। सर, अगर कोई बच्चा 20 डेज बचे हैं बच्चे के पास, तो सबसे ज्यादा उसको फोकस करना चाहिए अपने रिवीजन पे। राइट। रिवीजन के साथ उसको टेस्ट देना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो जब वो टेस्ट देगा तो वो टेस्ट को एनालाइज करेगा। जब वो एनालाइज करेगा तब उसको पता चलेगा उसके क्या वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ वो लैग कर रहा है, और जब वो एनालिसिस कर लेगा उसके हिसाब से उसकी अगली स्ट्रैटेजी वो खुद डिसाइड करेगा। तो बच्चे को रिवीजन पे पूरा फोकस करना है, उसको 50% टाइम रिवीजन पे देना है और बाकी टाइम टेस्ट देने पे, एनालिसिस करने पे, और जो थोड़ा टाइम बचता है वो अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैं इस पे ये बोलना चाहूंगी कि जैसे अगर आप कोई भी एक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें यू हैव 100 अराउंड एमसीक्यू इफ यू आर गिविंग द प्रीलिम्स टेस्ट। तो उस 100 एमसीक्यूज के अंदर आपको वो टेस्ट देके सिर्फ इसे छोड़ नहीं देना है, वो 100 एमसीक्यूज का पूरा यूज लेना है। वो हम कैसे करेंगे कि हर एक एमसीक्यू के पीछे जो भी टॉपिक है उसको रेट्रोग्रेडली रिवाइज करना है। और जब आप हर टेस्ट के साथ 20 दिन भी टेस्ट दोगे, समझो एक टॉपिक 20 हर एक टेस्ट में आया है, तो वो 20 बारी वो टॉपिक रिवाइज होगा। और हमारे एनएनएल के यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है और हाई ईयर टॉपिक्स है वही बार पूछे जाते हैं। तो चांसेस ये है कि वो आपके मेन एग्जाम में भी आएगा। तो आप वो इतनी बार टॉपिक को रिवाइज कर लोगे, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो वो सब कुछ आपके माइंड के आगे चल रहा होगा क्वेश्चन, तो उसमें आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो ही नहीं सकता।
और जब एक उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग अपने आप कम हो जाएगी। अब होता क्या है कि दो तरीके के स्टूडेंट हैं हमारे पास, लाइक एक बोलता है कि सर मेरा ना पेपर बहुत टाइम से पहले हो जाता है, तो टाइम से पहले हो जाता है तो मैं वापस ना जो क्वेश्चन किए हैं ना मैं उस पर चला जाता हूँ और मैं गलत कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ही होता है। एक बोलता है कि सर मेरे पास जो टाइम देते हैं ना, लाइक सेक्शन वाइज हो या फिर एक पूरा, अगर मैं ओवरऑल की भी बात करूँ तो 1.5 घंटा 90 मिनट है हमारे पास, राइट? तो मेरे पास उतना टाइम भी कम पड़ता है, मैं 100 क्वेश्चन ना पढ़ भी नहीं पाता हूँ। तो मतलब दोनों के लिए क्या, मतलब आपके साथ भी इन द वेरी बिगिनिंग जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया होगा तो ये वाली प्रॉब्लम आई होगी कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं पाए, 100 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, हो सकता है। तो इसीलिए शायद ये टेस्ट बने हैं ताकि हम रियल लाइफ जो उस टाइम पे रियल टाइम एक्सपीरियंस जब हम एग्जाम में करेंगे वो हम पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाए, क्योंकि पढ़ता तो हर बच्चा है, सेम नोट सबके पास है ना, पर वही है सिर्फ एक स्ट्रैटेजी का फर्क है। वो स्ट्रैटेजी यही है कि अगर आप 20 दिन रोज टेस्ट दे रहे हो, आप उस सिनेरियो में उस चीज को एकदम फील करके वो ढंग से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि आप कितनी देर लगा रहे हो, आप उसी चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो आपकी स्पीड भी बनेगी। अब 20 टेस्ट आपने रोज दिए, आपने लास्ट के टाइम पे 2-2 टेस्ट भी दे दिए, 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, तो आपकी स्पीड अपने आप बनने लग जाएगी और फिर जब फाइनल एग्जाम होगा तो आपको कोई क्वेश्चन लंबा नहीं लगेगा। तो यही है कि प्रैक्टिस करने से ही होगा। एग्जैक्टली जैसे वर्षा ने अभी बोला, जितना जितना प्रैक्टिस करेगा बच्चा उतना ही ज़्यादा उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी डेवलप होगी। और वो जब हम टेस्ट देते हैं ना तो हमें एक्चुअल अंडर प्रेशर में डिसीजन मेकिंग हम सीखते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एक बच्चा है, उसको टाइम नहीं मिलता, वो एक सेक्शन को जो गिवन टाइम है उसमें नहीं कर पा रहा है, वो तो बिल्कुल टेस्ट देने से ही इम्प्रूव होगा। मॉक टेस्ट वो जितना लगाएगा उतना ही उसका ये प्रॉब्लम इम्प्रूव होगा। और एक बच्चा है जिसको टाइम बच जा रहा है, अगर कोई बच्चा है उसका 3 मिनट 4 मिनट बच जा रहा है एक सेक्शन में, तो उसको वापस जाके आंसर चेंज नहीं करना है। अगर उसके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उसने स्किप कर दिया है तो वो टाइम वो वहाँ यूटिलाइज कर ले। पर अगर वो उन क्वेश्चंस पे जा रहा है जो उसने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो उसका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, आंसर्स बदल जाएंगे और फिर वो चेंज करेगा आंसर, और वहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो नेगेटिव लेके आए वहाँ पे। तो उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो तो करो, वरना पेशेंस रखो, नेक्स्ट आपका सेक्शन आएगा उसमें आप बेटर परफॉर्म करो। एक कंफ्यूजन ये रहता है कि सर जैसे जैसे मेरा एग्जाम आ रहा है ना, तो विच सब्जेक्ट शुड आई प्रायोरिटाइज, राइट? मेडिसिन मुझे पहले लेना है और लाइक ओबीजी लेना है या फिर साइकी लेना है, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो मुझे दूसरे वाले का टेंशन दिमाग में रहता है कि सर मैं इसको कैसे करूँ। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि मतलब एवरीवन हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी, कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि सर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं मेडिसिन चाहे कितना ही पढ़ लूँ, मैं पूरी जान झोंक दी मैंने, लेकिन उसमें मेरे 100% में आउटकम निकाल ही नहीं पाता। तो कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए, आपने कैसे किया लास्ट मोमेंट? पहले तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। पहली बात तो कंप्लीट तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो, बस आप ये कर सकते हो। और जब आप, जैसे मैंने बताया कि टॉपिक वाइज अगर कोई चीज करोगे ना, तो आप हर दिन में इतने सारे, अगर एक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स आएंगे, तो आप हर सब्जेक्ट को छू के तो आ ही रहे हो, तो आपका माइंड में भी वो सेटिस्फेक्शन रहती है कि वो हो जाएगा, मतलब ये मैंने कर लिया, मतलब ये सब्जेक्ट भी आज कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कुछ रहा नहीं है। तो पहले तो और मेजर सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना है, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, उसके साथ इंटीग्रेशन में नर्सिंग फाउंडेशन, उसके साथ इंटीग्रेशन में ओटी वाले जो प्रोसीजर्स हैं या ओटी वाली जो चीज़ें हैं वो, फिर उसके बाद साइकियाट्री, जो मेजर चंक बनाता है वो तो हमें किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। और उसके जो हाई टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं या कोई भी टॉपिक है उसको तो कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। एग्जैक्टली जैसे अभी वर्षा ने बोला कि सारे मेजर सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जो बच्चा PYQ सॉल्व करता है, मॉक टेस्ट देता है, तो उसको समझ आ जाता है कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से वो हाई इल टॉपिक्स हैं या कौन से टॉपिक्स है जो मेरे वीक हैं, तो उसको उन चीज़ों पे फोकस करना होता है। तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करो। आपका जब वो पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आप माइनर्स को उठाओ और उसके बाद आप नॉन नर्सिंग उठाओ। कुछ भी छोड़ना नहीं है, पर आपको डिवीजन ऑफ टाइम पता होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी मेजर सब्जेक्ट्स। अच्छा, एग्जाम में हम बैठे हुए तो अब एग्जाम लाइक वो जो रूम है ना वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रूम होता है बेसिकली। तो वहां पर ना एक एग्जाम, मतलब आपको पता है आप पेपर देने जा रहे हो कि एक एक क्वेश्चन, एक एक सिंगल मोमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो यार वो कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ देना है,
और कौन से क्वेश्चन पे मतलब अलग अलग कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, तो कैसे डिसाइड होता है ये कि यार ये वाला क्वेश्चन में मैं 50-50 रिस्क ले सकता हूँ और ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना मैंने। जैसे मेंस का एग्जाम है तो एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, मतलब एक सेट स्कोर आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहे ज्यादा अटेम्प्ट करो या अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो, वो आपके ऊपर है। वो आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके हर टेस्ट में 20 गलत हो रहे हैं ना, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जब आप फाइनल एग्जाम में होगे ना, तो घूम फिर के वो 20 के आसपास ही गलत होंगे, चाहे आप कैसा भी। अगर अनटिल एंड अनलेस बहुत कुछ अलग सा सिचुएशन हो गया और आप बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हो, वरना उतना ही नेगेटिव जाता है। तो आपको एक सेट, आप इतने टेस्ट दोगे तो आपको एक सेट स्कोर पता होगा कि मैं अगर इतने अटेम्प्ट करता हूँ तो इतने नेगेटिव होते हैं और मेरा इतना आउटकम आता है मार्क्स का। क्योंकि कट ऑफ तो 100 तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, मेंस में तो जाएगी। और प्री में ये है कि आपको दूसरों के हिसाब से करना होगा कि पेपर किस हिसाब से है। प्री में आपको ये नहीं है कि मुझे इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। प्री की कट ऑफ तो बहुत नीचे भी चली जाती है और बहुत ऊपर भी चली जाती है। तो उसमें तो हर बच्चा, इतने सारे बच्चे होते हैं और वहाँ पे ये भी नहीं है कि कोई प्री क्वालिफाई करके आया है, तो हर तरीके का बच्चा होगा। तो वहाँ पे आपको ये डिसीजन लेना है कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्यादा करना है या कम करना है। उधर आप प्री डिसाइडेड स्कोर नहीं लेके चल सकते। तो अगर कोई बच्चा है वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको जैसे आपने बोला रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, वो किस बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि पेपर का क्या लेवल है उसको। वैसे तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, बट स्टिल क्योंकि बच्चा इतना PYQ सॉल्व करके जा रहा है, उसको पता है कि यही स्मार्टनेस होती है, यही स्ट्रैटेजी होती है। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाया, अच्छे से PYQs किए, तो वो समझ जाता है कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू हायर, थोड़ा टफर साइड है, कैसे है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने रिस्क लेने हैं। अगर बच्चे को लग रहा है कि 2 ऑप्शन है, 50-50 मुझे लग रहा है और मेरे अटेम्प्ट कम हैं, तो वो रिस्क ले सकता है। पर अगर वो कॉन्फिडेंट है कि मेरे अटेम्प्ट इनफ हैं, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी या मैं मेंस में अच्छा रैंक ले आऊंगी, तो रिस्क लेके आप अपना नेगेटिव मत करो। तो वो बिल्कुल सब्जेक्टिव होगा, उसको उसी टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि एग्जाम में आपको काम रहना है, क्योंकि आपका कॉमन सेंस, आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग, आपका इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका कॉमन सेंस बहुत काम आता है एग्जाम में। अगर आप कॉमन सेंस बंद करके जाओगे, केवल अपना इंटेलिजेंट अप्रोच लगाएंगे, तो आप नेगेटिव करते हो। कॉमन सेंस से आप नेगेटिव अवॉइड कर सकते हो। तो आपको हर एंगल से सोच के फिर देखना है कि मैं इसमें रिस्क लूँ, इसमें ना लूँ। अच्छा, इन द लाइक लास्ट डेज, जो ये फ्यू डेज बचे हैं, 20 डेज, इसका सीक्वेंस बता सकते हैं आप कि यार इसके अंदर मुझे एक दिन में ना इतना GT देना चाहिए, 2 देना चाहिए, 3 देना चाहिए, 1 देना चाहिए, कितने GTs को टाइम देना चाहिए और कितना मुझे रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, मतलब व्हाट इज द सीक्वेंस बेसिकली? मैं अपना बता सकती हूँ कि जैसे मैंने किया था, तो सबसे पहले सुबह उठते ही, जैसे एग्जाम हॉल में हम जाते हैं, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट तो करती नहीं, तो मैं ब्रेकफास्ट मोस्टली अवॉइड करती थी या थोड़ा बहुत लेती थी, जितना मैं एग्जाम में खा के जाऊँगी सिर्फ उतना। फिर उसके बाद मैं टेस्ट देने बैठती थी, बिल्कुल सेम सिनेरियो के साथ में। टाइमर तो होता ही है टेस्ट के अंदर, वो लगा के, और उसी सिनेरियो के अंदर बिल्कुल फिर टेस्ट देती थी। अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो मैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे ही टेस्ट देती थी, उसी टाइम पे बंद करती थी, उसी पोजीशन में बैठ के कंफर्टेबली नहीं बैठती थी। जैसा हम वहाँ बैठेंगे वैसे ही टेस्ट देती थी। वो टेस्ट देने के बाद अब मैं 100 टॉपिक्स है, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि आपको बस एक बारी आंख बंद करी और वो आपके पूरे सामने आ गए, जो धीरे धीरे मतलब करना हर एक। अब ये नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन राइट सही हुआ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ये देखेंगे ग्रीन है स्किप, ग्रीन है स्किप, नहीं। जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे अगर वो ग्रीन भी है तो कहीं आपने तुक्का तो नहीं मारा था, तो तुक्के वाला ग्रीन तो नहीं हो गया, तो वो आप स्किप कर दोगे, तो वो आप पहचान ही नहीं पाओगे मेन एग्जाम में, वो आपका टॉपिक भी मिस हो गया। तो हर एक क्वेश्चन को टाइम देना है, हर एक टॉपिक को टाइम देना है। फिर एक एक टॉपिक के मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी उसी टाइम पर ही, ठीक है। 2-4 बारी तो पहले ही रिवीजन कर ली होती थी, अब एक बारी शॉर्ट नोट बना लिए, समझो प्री टर्म लेबर के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, मैं उसको इतना छोटा कर दूंगी कि वो 1 पेज में आता है। अब अगली बारी, कल भी ये सेम टेस्ट में यही क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आ गया, तो अब मैं प्री टर्म लेबर को फटाफट से आंखों के आगे से निकालूंगी। तीसरी बारी आ गया तो अब मैं आंखों से नहीं निकालूंगी, सामने देख के बोलूंगी कि क्या है उसमें एक एक टॉपिक। अगर उसमें एक एक पॉइंट मैं नहीं जान पा रही, एक पॉइंट पे भी मैं अटक गई, मतलब मुझे याद नहीं, वो मुझे पेपर में भी याद नहीं आएगा। फिर उसके बाद चौथे दिन भी सेम ही टॉपिक आएगा, क्योंकि वो PYT है तो वो आएगा। तो अब चौथे दिन मैं आंख बंद करके करने की कोशिश करूंगी, और 5वें दिन जब वो फिर से पेपर में आएगा ना, स्क्रीन पे आएगा वही चीज, तो अब मुझे वो स्क्रीन पे साइड पे चलता हुआ दिखेगा टॉपिक। अब मैं कॉन्फिडेंट हो गई, ये अब मेरे को शायद 6 टाइम मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो स्क्रीन पे दिख जाएगा बना हुआ।
वो मेरी इतनी इमेज बेस्ड मेमोरी आ गई। तो आप हर टॉपिक को ऐसे ही रिवाइज करोगे तो 3 बजे तक तो मैं ऐसे करती थी, हर एक टॉपिक को पकड़ के एक टॉपिक का एनालिसिस। सिर्फ ये नहीं है कि रैशनल पढ़ दिए खत्म, नहीं, अपने नोट्स पे जाना है। वो रैशनल की मेमोरी अलग दिखेगी ना आपकी इमेज में, जो आपकी नोटबुक में मेमोरी है वो आप बार बार नोटबुक को पढ़ रहे हो ना, रैशनल तो बदल रहा है, कभी लाइन नीचे आ रही है वो ऊपर आ रहा है। इमेज बेस्ड मेमोरी जब बन जाती है ना एक बारी, तो फिर वो नहीं मिटती, ठीक है। फिर आप चाहे वो अक्षर आपको समझ बोल नहीं पा रहे हो ना, पर वो दिखेगा वो कि ये वाला था अक्षर था, तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। 3 बजे तक मैं ये करती थी, 3 बज जाते थे, 10 बजे से 3 बज जाते थे। फिर उसके बीच में कोई स्किप नहीं ले, मतलब मैं कुछ भी नहीं करती थी। फिर मैं लंच करती थी 3 बजे, उसके बाद मैं फिर से बैठ जाती थी। अब मैं टॉपिक उठाऊंगी कि आज मैंने सोचा था कि MHN का एक टॉपिक करना है, कोई भी मतलब एक यूनिट करनी है, पूरी साइकेट्री करनी है, क्योंकि साइकेट्री लास्ट में अंकित सर ने पूरा बहुत छोटा करवा दिया था, तो 8 पेजेस में साइकेट्री, 8 पेजेस मतलब 1 घंटे में मैं उसको अच्छे से रेट्रोग्रेडली रिकॉल कर सकती हूँ। फिर 1 घंटा और, अभी 5 बज गए, 5 बजे के बाद 1 घंटा और मैं पूरी OBG पढ़ूंगी, ठीक है। 1 नहीं तो 1.5, आधी रहेगी तो कोई नहीं, कल कर लूंगी, ठीक है। ऐसे ही पीडियाट्रिक्स 1 घंटे में पीडियाट्रिक्स, ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा दूंगी। रोज के 20 बारी तो मेरी रिवीजन होगी, आप रिवीजन देखो ना कितनी बारी होगी, और 20 बारी से अलग आपने जो टेस्ट में रिवाइज करा वो, ठीक है। 8 बजे तक मेरी पूरी रिवीजन होगी, अब मैं घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी, अभी तो सोने नहीं चले जाएंगे। फिर अब रात को एक और GT दे दो, उसका मन करे सुबह जल्दी उठ गए तो सुबह जल्दी रिवाइज कर लिया, नहीं उसके रैशनल पढ़ लिए। मतलब आपने क्वेश्चंस पेपर लगाया और क्वेश्चन पेपर के थ्रू अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई और फिर उसकी रिवीजन करी, उसकी रिवीजन करी, बार रिवाइज, राइट, मल्टीपल टाइम्स, तो उससे नेगेटिव होने का चांसेस एक तो कम हो गया। दैट्स अमेजिंग। मैंने क्या किया था, तो मैं दिन में 2 टेस्ट देती थी, एक प्रीलिम्स पैटर्न पे, एक मेंस पैटर्न पे, जब ये लास्ट 20 डेज बचे हुए थे तब। क्योंकि पहले तो एक टेस्ट देते थे, बट जब लास्ट 20 डेज होते हैं या 15 डेज होते हैं तब दोनों पैटर्न पे टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक टेस्ट देती थी प्रीलिम्स का सुबह उठ के, तो प्रीलिम्स देने के बाद फिर रिवीजन करती थी। तो मैं क्या करती थी, जो मैं 14 घंटे एवरेज डेली पढ़ती थी, तो उसमें मैं 5 से 6 घंटे रिवीजन को देती थी। देन 2 टेस्ट दोगे आप जब ना, प्रीलिम्स और मेंस, तो 1.5 घंटा और 3 घंटा, 4.5 घंटे का टेस्ट हो जाता है, और आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है पेपर को एनालाइज करने में कि आपकी गलतियां क्या थी। तो 6 घंटे तो मेरे उसमें चले जाते थे। फिर जो 2-3 घंटा मेरे पास बचता था, जितना मैं एनर्जी होता था, वो मैं MCQ प्रैक्टिस में लगाती थी। तो क्या करते थे, अब ये जो 6 घंटे का या 5 घंटा जो भी बच्चा रिवीजन करता है डेली, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको एक दिन में थोड़े थोड़े सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, या उसके पास शॉर्ट नोट है, वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करा तो उसको कम टाइम लगेगा, तो वो 6-7 घंटे में वो 3-4 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकता है। कोई कोई बच्चा होता है एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाता है और वो डिटेल रिवीजन करता है। तो मान लो उसने ऑप्स उठाई, तो आज वो ऑप्स का कर रहा है, कल वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग कर लिया, वो बच्चे पर डिपेंड करेगा कम्प्लीटली। तो क्या करना है, रिवीजन को आपको 50% ऑफ द डे जो आपका है ना प्रिपरेशन का ड्यूरेशन है, वो रिवीजन पे देना है। उसके बाद 2 टेस्ट मिनिमम अब लास्ट मोमेंट पे देने ही देने हैं, जो एक प्रीलिम्स पैटर्न पे हो और एक मेंस पैटर्न पे हो। फिर आपके पास टाइम बचता है तो आप इधर रिवीजन में दे दो या MCQ प्रैक्टिस में। लेकिन अब MCQ प्रैक्टिस जो करने हैं ना, वो हाई एज टॉपिक्स के ही करने हैं। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बुक उठा ली कोई और बस कर रहे, नहीं। या तो जो आपने प्रीवियसली सॉल्व किया और आपके गलत हुए हो, या तो आप उन्हें सॉल्व करो, या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे सॉल्व करो, जैसे CPR हो गया, ECG हो गया, इन टॉपिक्स को करो। या फिर आपको कोई वीक टॉपिक है उस पर आप दो। अभी ऐसे ब्लाइंडली नहीं टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि बस 20 डेज है। तो आप जितना इफेक्टिव स्टडीज 20 डेज में करोगे उतना अच्छा आपका रैंक आएगा। एक नंबर एक ऐसे ही इम्प्रूव होता है। एलिमिनेशन मेथड काम करता है एग्जाम? एलिमिनेशन मेथड ना काम आता है एग्जाम में, और वो वर्क भी करता है, एक्यूरेसी भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है उससे। जब आप ये टेस्ट वगैरह दे रहे होते हो ना, उसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे होते हो। हम जब अपना मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो उस पर आपको रिजल्ट आने के बाद पता चल जाता है कि मेरा एलिमिनेशन कितना इफेक्टिव है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एलिमिनेशन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता, वो रिस्क लेते हैं, उनका नेगेटिव ही नेगेटिव जाता है। अगर आपको अपना ये कैरेक्टर पता है तो आप एग्जाम में कम रिस्क लो, पर अगर आपको पता है कि मैं रिस्क लेने में आई एम बेटर, तो आप रिस्क लो। पहले तो आपका कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड थिंग, एलिमिनेशन डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे और ऑप्शंस पे। बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो आपने पढ़ा होगा पर फिर भी आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, और बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको कम नॉलेज होगा बट फिर भी आप एलिमिनेट कर पाओगे। वो डिपेंड करेगा
कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया है। जब हम 4 ऑप्शंस पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, 4 ऑप्शन देखना है, उसमें देखना है कौन सा तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है वो एलिमिनेट कर दो। फिर 3 बचा, उसमें भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हो, अब 2 बचे, तो ये वाला अगर होगा तो क्यों होगा, सेकेंड होगा तो क्यों होगा, फर्स्ट नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और सेकंड नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर आपने सेल्फ खुद से क्वेश्चन करोगे तो शायद आपको एक आंसर मिल जाए और तभी लगाना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो स्किप करना है ताकि नेगेटिव आप बचा सको। और अगर एक बार एलिमिनेशन यूज करने की आदत डल गई तो आप सारे ऑप्शंस पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वरना कई बार होता है ऐसा कि ये तो प्रीवियस ईयर लग रहा है, मार देते हैं यही तो आंसर है। ऐसा भी तो होता है कि यही वाला है, इसका तो पता ही है। तो अगर आपने एलिमिनेशन करने की आदत डाली तो आप चारों पढ़ोगे, तो उसमें आपकी सिली मिस्टेक भी नहीं। तो मतलब बेसिकली पूरे क्वेश्चन को डिटेल में कामली ढंग से पढ़ने की जरूरत है। कभी कभी देखो ना, नॉट होता है, ईदर होता है, नीदर होता है, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चे को आता था पर उसने क्योंकि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो उसका मार्क्स तो मिला नहीं, उसको नेगेटिव और हो गया। तो कितना ज़रूरी है कि डिटेल में ध्यान से क्वेश्चन को केवल पढ़ना। तो ये सब प्रैक्टिस होती है, जितना आप मॉक टेस्ट देते हो उतना इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है, ध्यान से पढ़ने की, एलिमिनेशन की और रिस्क लेने की स्ट्रैटेजी, ये सब अपनी स्ट्रैटेजी होती है। एग्जाम में हम लोग पेपर देते हैं तो 18 मिनट का एक सेक्शन होता है, राइट? तो 18 मिनट के सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होता है। तो 20 क्वेश्चन को 18 मिनट के अंदर कैसे मैनेज करना है? मतलब जैसे आपने कहा कि नॉट सेट 9 में मेरा यार स्टार्टिंग का दो सेक्शन जो थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी आ गए, तो आपको 5वें सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते तो ये पता ही नहीं होगा कि मैंने पहले वाले सेक्शन में कितना अटेम्प्ट किया था, कितना स्किप किया था, कितना मार्क फॉर रिव्यू किया था, क्योंकि दिमाग जो है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है ना। तो इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? मैं कैसे करती थी, मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया था, एडमिट कार्ड पे जब तक आप नहीं लिख सकते तब तक तो आप नहीं लिखोगे। फिर जैसे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा, आपको सबसे पहला काम राइट साइड कॉर्नर में क्या करना है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल के अंदर आप हर सेक्शन का नाम लिखोगे और एक चेक बॉक्स बनाना है। पहले वाले चेक बॉक्स में आप टिक मारोगे, यानी उसका मतलब है कि आपके जो बिल्कुल आप श्योर शॉट सही हो, फर्स्ट राउंड में बिल्कुल सही आ रहे हैं, वो करने हैं, और जो आपने पढ़े हुए हैं आप उनके बारे में 100% श्योर हो, वो करेंगे। दूसरे वाला चेक बॉक्स आपको बनाना है कि गेस कितने करें हैं, तो उस पर आप जी लिख दोगे कि मैंने गेस वर्क कितना करा है इसमें। मतलब उसमें ये भी आ जाएगा 75% गेस वाला भी, मतलब 50% गेस वाला भी, कि 2 एलिमिनेट करके 2 पे तुक्का मारा है। अब वो आप तभी करोगे जब आपकी कम आ रहे होंगे, मतलब अटेम्प्टिंग कम आ रही होगी, सिर्फ तभी वो गेस वाले कॉलम पे लिखना, नहीं तो लिखना भी। फिर लास्ट वाले में आप लिखोगे हाफ मतलब कि आप उसके बारे में पूरा पक्का श्योर नहीं हो, आपने एलिमिनेट करके भी लिया है बट आप उसमें पक्का श्योर नहीं हो, आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते, कट सकते हैं उसमें नंबर। और लास्ट वाले में आप लिखोगे एल का मतलब लेफ्ट, कि इस सेक्शन में मैंने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए, ताकि आप जब लास्ट सेक्शन तक जाओगे ना तो आपको फर्स्ट सेक्शन का पता होगा, हाँ यार इसमें 12 तो बिल्कुल सही थे, बीच में से 12 तो बिल्कुल सही थे, ये जो थे ना ऊपर ये थोड़ा डामाडोल है, तो इसमें मेरा गड़बड़ हो सकता है। तो दूसरे पे जाओगे तो आप थोड़े और एफर्ट्स करोगे उसी के हिसाब से। अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो आप लास्ट सेक्शन तक जैसे ना, मतलब कैसे भी करके कवर कर ही लोगे। और एक सेफ स्कोर जो आप दिमाग में बना के आए थे ना, जैसे मेंस का बना के आए थे कि इतना करना है, तो आप उस सेफ स्कोर तक पहुंच जाओगे। और आपको इतना ही पता चल जाएगा कि यार मैंने जो हाफ वाले में तो 15 क्वेश्चन डाले, 15 में से आधे तो ठीक होंगे, मतलब पर कोई किनारे पे है तो वो करना चाहता है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी उसमें भी कर तो सकते। तो आज का आखिरी सवाल ये कि जो नॉट सेट रिकॉल पेपर है, मतलब लाइक PYPs हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है नॉट सेट के, तो क्या वो लगाना और HYTs को रिवाइज करना, क्या इतना मटेरियल सफिशिएंट है? मतलब लाइक इन 20 दिन के अंदर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ज़्यादा की तरफ भागते हैं तो जो हाथ में वो भी छूट जाता है। तो मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इतना सफिशिएंट है या फिर हमें कुछ और भी ट्राई करना चाहिए? हम लोग शुरू से ही इस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको अपने नोट्स पे स्टिक रहना है, आपको नॉट सेट रिकॉल, अपने मॉक टेस्ट, इन पे स्टिक रहना है। तो जो नॉट सेट रिकॉल है वो डेफिनेटली करना है, छोड़ना नहीं है। जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है, ठीक है, जो भी आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो सफिशिएंट है, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो भी नॉट सेट रिकॉल है उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है ना, आपने रिवाइज कर लिया, आपने गो थ्रू कर लिया, तो वो आपके लिए है सफिशिएंट, वो आपको करके जाना है, स्किप नहीं करना है। और जो आपके पास लास्ट में आपके शॉर्ट नोट्स या रिवीजन नोट्स हैं वो करके जाना है, वही सेम चीज़ें हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं कि हाँ, अपने जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स का PYQs देख के जाना है, PYTs देख के जाना है।
और एरर नोटबुक पढ़ के जानी है। नोट्स का जो डेफिनेशन है ना, मेरे हिसाब से ये बहुत सब्जेक्टिव है कि आपने कोई पीडीएफ मिला, आपने पढ़ लिया। मतलब नोट्स मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपकी फैकल्टी ने जो आपको बनाए हैं, आपकी फैकल्टी ने जो आपने क्लास में लिए हैं, वो आपने बनाए हैं। दूसरा, ये तो फर्स्ट लाइन हो गया ना। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आप ये कर सकते हैं कि जो उन नोट्स की हेल्प लेके आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपने रिवीजन के लिए, जैसे आपने कहा कि मैंने 150 पेजेस की ओबीजी को 50 पेज में किया, फिर मैंने उसको और क्रिस्प करके 20-25 पेजेस में किया। जैसे अंकित सर ने साइकेट्रिक पूरी 8 पेजेस में करवाई। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मेरे सबसे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इससे आप रिपीटेड रिवीजंस कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा रिपीट करोगे रिवीजन तो उतना कॉन्फिडेंस, जितना क्रिस्प होगा आप मल्टीपल रिवीजन उतना ज्यादा करोगे। हाँ, अब मेरी ओबीजी की नोट इतनी मोटी है, मैं उसको लास्ट मिनट में कैसे रिवाइज करूंगी अगर मैंने उसको शॉर्ट नोट नहीं बनाया तो शॉर्ट नोट बना के रिवीजन करना बहुत हेल्पफुल स्ट्रेटजी। तो एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? पहला सवाल, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो रिस्क लेना चाहिए या फिर स्किप कर देना चाहिए? स्किप ही करना है। अच्छा, 2 ऑप्शन बचे हैं, मतलब 2 एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे। अब मुझे यहाँ पर टेक या फिर स्किप? डिपेंड्स आपने पहले कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। सेम। अगर लास्ट डे आज मेरे पास, कल मेरा एग्जाम है नॉट सेट 11 का, तो रिवीजन की आखिरी बार देख लेता हूँ, और या फिर रेस्ट? मैं तो बोलूंगी प्रॉपर रेस्ट। चिल करना चाहिए। चिल कर, मतलब होता नहीं है ना, ये कहने की बात होती है लेकिन मन नहीं मानता ना। ऊपर वाले को याद करना चाहिए उस दिन, तो बस करवा दो बस। नॉट सेट बिगेस्ट डेंजर, मतलब लाइक बिगेस्ट फियर क्या है नॉट सेट में आपके लिए? मेरे लिए हाँ, मतलब लाइक इट्स पैनिक। एग्जाम हॉल के अंदर पैनिक होना या फिर ओवरथिंकिंग? दोनों। पैनिक हो जाओगे तब भी रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, ओवरथिंकिंग करोगे तो भी रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। थोड़ा पैनिक नहीं, अगर वो एंजाइटी है, मतलब थोड़ा सा उससे लोअर ग्रेड वाला है ना, तो आप अच्छे से सोचोगे, पर ओवरथिंक तो नहीं करना। अगर स्कोर कम आए तो रीअटेम्प्ट और लाइक एनालिसिस? ओके सर, तो अब हमारी बारी है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। Yes, So Varsha, would you like to start? Yeah. So based on the recent NORCET pattern, what kind of questions should aspirant expect in NORCET 11? Factual, conceptual, या clinical, image based or integrated? मतलब मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड वुड बी द बेस्ट आंसर, जस्ट बिकॉज एग्जामिनर वांट की क्वालिटी वाला नर्स उसको चाहिए, है ना? तो वो हर सब्जेक्ट का नॉलेज उसको चाहिए। So sir, अगर integrated questions if often connects concepts from multiple subjects, है ना? तो how should a student develop an integrated approach and handle such questions like confidently? मतलब मेडिकल साइंस ना, इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, राइट? कि अगर आपको मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट लाइक उसका मेडिसिन एक एस्पेक्ट है, सर्जिकल भी उसका एक एस्पेक्ट होगा। जैसे हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट अलग है, सर्जिकल मैनेजमेंट अलग है। तो अगर मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कोई डिजीज कंडीशन बताऊं, जैसे सीओपीडी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीओपीडी के अंदर उसका पूरा मेडिकल मैनेजमेंट आपने पढ़ा। मेडिकल मैनेजमेंट के साथ आप उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, उसकी जितनी भी ड्रग्स आप ले रहे हैं। उसके बाद आप उसका F1 वाला पार्ट जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी जानी है, कौन सा वेंचुरी मास्क है, कौन सा लाइक ऑक्सीजन, फिर आप ऑक्सीजन पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर पे आप पहुंच जाएंगे, तो पाइपलाइन पे पहुंच जाएंगे। तो लाइक इट्स ये पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, आपका पूरा सीओपीडी हर एक एस्पेक्ट से कवर हो जाएगा। जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज के मल्टीपल एस्पेक्ट है, जैसे नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, तो पूरा मेडिसिन का डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज का आपने पूरा एक साथ पढ़ लिया। फिर आपने कम्युनिटी में गए और डायबिटीज से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं आपने वो देख लिए, तो इट्स लाइक पूरा कंप्लीट डायबिटीज कंप्लीट हो गया आपका। मैंने भी ऐसे ही किया था, जब मैंने अपने मेडिसिन के नोट्स बनाए थे तो उसके बाद मैं ऐसे करती थी कि एक टॉपिक है, जैसे समझो जीआई का कुछ टॉपिक है, ठीक है, तो वो टॉपिक मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया, पूरा नोट्स को छोटा करके कर दिया। फिर सर्जरी भी उसी में ही इंक्लूड कर दी, पीड्स भी उसी में इंक्लूड कर दी, क्योंकि पीड्स में भी सेम टॉपिक है, तो वो भी उसी में इंक्लूड कर दिया। अब किसी भी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा तो वो एक पन्ना मेरे को याद रहेगा कि ये उस टॉपिक का पन्ना था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो। Many students start searching for new books, notes and expected questions near the exam. Are there existing notes, PYQs, mock tests sufficient, or is there any specific resource they should use now? अभी लास्ट टाइम में जस्ट लाइक देखो, ऐसा होता है कि आपको एम्स की मेंटालिटी समझनी है, राइट? फॉर एन एग्जांपल आप एनएनएल के 10 पेपर लगाते हैं, 10 मॉक टेस्ट लगाते हैं, 10 जीटीज लगाते हैं,
तो आपको 11वें दिन ये पता चल जाएगा कि यार एनएनएल का माइंडसेट क्या है, यार ये कहाँ से टॉपिक बार बार रिपीट कर रहे हैं और किस तरह से ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाह रहे हैं। तो सेम इज लाइक एम्स, अगर आप एम्स के रिकॉल पेपर्स लगाओगे ना, मतलब लाइक वो एसएनओ के पेपर हो सकते हैं, वो एम्स एमएससी के हो सकते हैं, वो नॉर्सेट के हो सकते हैं, तो आपको एम्स नॉर्सेट का या एम्स का माइंडसेट पता लगेगा कि यार ये जो टॉपिक है ना ये बार बार रिपीट कहाँ से कर रहा है। तो एक लेवल पे आके आप मेंटालिटी मैच करने लगते हो, राइट। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप PYQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है PYTs। Previous year topic are much more than important than PYQs, right? So PYTs is best. Okay sir, so your next question is, अगर unexpectedly difficult question आ जाए तो बच्चे को बिना पैनिक हुए कैसे questions को attempt करना है? See, the difficult level, यानी कि difficulty level, like it's a very subjective term, right? कोई मेरे लिए difficult है तो हो सकता है वो किसी और के लिए बहुत easy हो। So I would recommend कि यार आप ना अपने during the preparation multiple level के questions के साथ आप अपना exposure रखिए। आप easy level one liners के साथ भी रखिए, आप clinical के साथ रखिए, आप high मतलब जो tough questions हैं, जो डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उनके साथ भी आप अपना एक्सपोजर रखिए, ताकि आपको जितना आप अच्छा मॉक लगाएंगे ना उतना अच्छा आपका पेपर में प्रेजेंटेशन होगा। मतलब जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आप अपने आप को मेंटली ट्रेन करिए पहले तो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, मतलब ऐसा तो कोई टॉपिक आएगा नहीं जो आपके सिलेबस में ना हो। पहली बात तो वो है ना, वो ज्योग्राफी से तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो वो नॉर्सेट का जो मेडिकल साइंस है उसी से पूछेगा। तो आप अपने आप को मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ, मल्टीपल लेवल के क्वेश्चंस के साथ ट्रेन करिए। आप डिफिकल्टीज अलग अलग अपने आप को चेक रखिए, इजी, मॉडरेट और लाइक हाई वाले जो डिफिकल्ट लेवल है उस पे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, यस, व्हाट शुड एस्पिरेंट्स डू एंड स्ट्रिक्टली अवॉइड ड्यूरिंग द लास्ट 48 आवर्स बिफोर नॉर्सेट 11 in terms of revision, sleep, exam day preparation और confidence maintain करना है। सब 48 आवर्स में लास्ट क्या करना चाहिए बच्चे को? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, राइट। आप पेपर के अंदर बैठे हैं लेकिन अगर आपकी इंस्टिंक्ट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। और यार अगर आप इजी क्वेश्चन आप गलत करते हैं ना तो आपका ज्यादा बड़ा लॉस है, क्योंकि वो पूरा एक्सपेरेंट है ना जितना भी बैठा है वो सही कर रहा है। अगर आप टफ क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, बेस्ट पढ़ा है, एंड फिर तो ऊपर वाले के हाथ में जो होगा बेस्ट होगा। ओके सर, तो अब हम एक नो योर फैकल्टी राउंड करेंगे। हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो वर्षा, वुड यू लाइक टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन? तो if you weren't a faculty, what career would you have chosen? Civil servant. Okay, that's so. What is your ultimate comfort food after a hectic day? Food to every Rajasthani would like dal bati. Okay, dal bati churma thing. Yes. Okay. What is one hidden talent your students don't know about you? I would love to dance. Okay, so what is one thing that instantly puts you in a good mood? Books. Books reading. I just love. Nerd. Okay. So, how would you describe yourself in 3 words? Like disciplined, punctual, and I just love to study books and. okay sir. Thank you so much guys, आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और आई होप, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़ते रहें और इसी तरह इंस्पिरेशन बनते रहें लोगों की। एंड सो गाइज, मैं ऑडियंस के लिए ये बोलना चाहूँगा कि आज का पॉडकास्ट जो था वो मतलब लाइक नॉर्सेट एस्पिरेंट के लिए बहुत माइलस्टोन साबित हो सकता है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। नेगेटिव मार्किंग से कैसे आपको बचना है, सिली मिस्टेक्स आपको कैसे अवॉइड करनी है, टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। एंड इफ़ यू लाइक कि हम इसी तरह से और भी कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलते रहें, देन प्लीज़ पिंग एन कमेंट और विल सी यू गाइस। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू so much.